हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे 26 जुलाई के डेली करंट अफेयर के ऊपर। ओके, आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है 10 से 12 इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करी है मैंने आज की वीडियो में, प्लस इसके साथ बहुत सारे स्टैटिक जीके की बातें भी आपको मैं आज बताने वाला हूं। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो डेली करंट अफेयर का एनालिसिस है वो द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर? दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जतिन सिंगला 10103। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं और मेरी अन्य कोई भी डेली करंट अफेयर की जो वीडियोस होती हैं उसके पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, दैट इज बालाजी एजुकेशन पॉइंट। क्लियर? लेते हैं आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज है श्रीपल्ली वीराकोडी। श्रीपल्ली वीराकोडी श्रीलंका वुमेन्स टीम की फास्ट बॉलर थी। श्रीलंका वुमेन्स टीम की फास्ट बॉलर थी और हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स की रिटायरमेंट के ऊपर तो 90% चांस होता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि श्रीपल्ली वीराकोडी हाल ही में जिन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट ली है बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो शी बिलोंग्स टू श्रीलंका। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने 2006 के अंदर अपना डेब्यू किया था, 89 वनडे खेले हैं, 58 T20s खेली हैं इन्होंने अपनी कंट्री के लिए। बहुत सारी एक्स्ट्रा न्यूज है स्पोर्ट्स के लिए जो आपको याद रखनी है। पहली न्यूज आपको स्पोर्ट्स से जो आज की एक और याद रखनी है कि हाल ही में आईपीएल का जो 13वां एडिशन है जो 2020 में इंडिया में होने वाला था, अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है यूएई के अंदर। क्लियर? यूएई जिसकी राजधानी दुबई है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ये पहली न्यूज याद रखनी है आपको। 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होने वाला है और इसका जो फाइनल है वो 8 नवंबर को खेला जाएगा। पहले आईपीएल इंडिया में होना था, इसको कैंसिल करने की बातें चल रही थी, लेकिन अब ये यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। क्लियर? प्लस नेक्स्ट न्यूज आपको क्या याद रखनी है, T20 मेंस जो वर्ल्ड कप है ये 2020 में होना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 का T20 मेंस वर्ल्ड कप शिफ्ट करके 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया है। क्लियर होगी बात? एक तो होगी जी श्रीपल्ली वीराकोडी ने रिटायरमेंट ली है, वो श्रीलंका से थी। आईपीएल का 13वां एडिशन यूएई के अंदर होगा, 19 सितंबर से स्टार्ट होगा, 8 नवंबर को फाइनल होगा। T20 जो मेंस वर्ल्ड कप है 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, अब ये 2020 की वजह से 2020 की जगह पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से 2022 के अंदर होगा। प्लस एक और आपको न्यूज याद रखनी है, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये 2023 में होना था। ठीक है? और इसकी लॉन्च डेट थी कि ये फरवरी से मार्च के बीच में होगा, लेकिन अब इसे भी थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। अब ये 2023 के अक्टूबर नवंबर के बीच में होगा। क्लियर? ये कुछ न्यूज है जो आपको याद रखनी है। प्लस एक न्यूज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईओसी यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो यूथ ओलंपिक्स गेम होनी थी, क्लियर, यूथ ओलंपिक्स गेम होनी थी 2022 के अंदर, इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है 2026 के लिए। क्लियर? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि ओलंपिक्स की सारी गेम्स का काम देखती है, इन्होंने यूथ ओलंपिक्स 2022 में होनी थी, अब ये 2022 की जगह होंगी 2026 के अंदर। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स भी पोस्टपोन कर दी गई है। टोक्यो ओलंपिक्स जापान में होनी थी इस साल के ओलंपिक्स 2020 में, टोक्यो जापान की राजधानी है, अब ये 2020 की जगह पोस्टपोन करके 2021 तक चला गया। तो ये सारी न्यूज है पूरी की पूरी स्पोर्ट्स के ऊपर इस मंथ की जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रिवाइज करवा दी, कृपया इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ओके, ये न्यूज है ब्रिक्स से। सबसे पहले तो आपको ब्रिक का मतलब पता होना चाहिए। देखिए 5 कंट्रियां हैं। नंबर 1 ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रियों का पहला अक्षर मिलाकर एक संस्था बनती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स। क्लियर होगी बात। साहिल सेठी अपॉइंटेड एज ऑनरेरी एडवाइजर फॉर द ब्रिक्स सीसीआई। अब ये ब्रिक्स सीसीआई क्या होता है? ब्रिक्स सीसीआई ब्रिक्स संस्था का ही एक अंग है। सीसीआई यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यंग लीडर्स। क्लियर। तो साहिल सेठी को ब्रिक्स सीसीआई का ऑनरेरी एडवाइजर घोषित किया गया है। क्लियर। फॉर द पीरियड ऑफ 2020 से लेकर 2023 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले साहिल सेठी जो थे डेप्यूटी कमिश्नर थे मुंबई कस्टम्स के अंदर। ओके, देखिए अब सीसीआई का मेन काम क्या होता है? जो मेंबर कंट्रीज है ना, उसके अंदर ट्रेड को प्लस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या प्रमोशन करना चाहिए, क्या क्या बदलाव करना चाहिए, उनके लिए सीसीआई काम करता है। और साहिल सेठी ब्रिक्स सीसीआई के नए ऑनरेरी एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर होगी बात। ब्रिक्स जो टोटल पूरी दुनिया का लगभग 42% पॉपुलेशन बनता है, अगर ब्रिक्स के 5 कंट्रियों को मिलाया जाए। क्लियर। लगभग 23% से लेकर 33% तक वर्ल्ड की जीडीपी जो है ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। प्लस पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का 17% शेयर जो है ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, याद रखिएगा। देखते हैं ब्रिक का पास्ट क्या है। देखिए सबसे पहले ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओनेल। जिम ओनेल ने 4 उस समय की जो सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी थी, दैट इज ब्राजील, रशिया और इंडिया, इन चारों का पहला अक्षर BRIC, इन चारों का पहला अक्षर मिलाकर एक शब्द इस्तेमाल किया था, दैट इज कॉल्ड ब्रिक। ओके, तो तब से यह शब्द इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। और ब्रिक्स बना था जून 2006 के अंदर। जून 2006 के अंदर ब्रिक्स कंट्री के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर थे, इन सब की मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, तब से ब्रिक बना। क्लियर। तो पहली शब्द क्वेश्चन क्या आ गया कि जो ब्रिक शब्द है ये सबसे पहले किसने क्वाइंड किया था? जिम ओनेल ने। ब्रिक बना कब? जून 2006 के अंदर बना। क्लियर। ब्रिक्स का जो पहला समिट था वो हुआ था जून 2009 के अंदर, ये हुआ था रशिया में। ठीक है। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है, पहले ब्रिक था कि ब्रिक से ब्रिक्स कब बना? तो ये बना 2010 के अंदर जब साउथ अफ्रीका ने इसमें शामिल हुआ। क्लियर होगी बात। साउथ अफ्रीका ने सबसे पहली मीटिंग जो थी 2011 में अटेंड करी थी चाइना के अंदर। इसके अलावा ब्रिक्स नेशंस ने मिलके अपना एक बैंक बनाया है जिसको बोलते हैं NDB, दैट इज योर न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एक तरीके का ऑप्शन था उन कंट्रीज के लिए जो अपने लोन के लिए डिपेंड करती हैं IMF के ऊपर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनको एक ऑप्शन देने के लिए ये बैंक बनाया गया था, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स के अंडर ही काम करता है और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था 2014 के अंदर। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि भाई ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, प्लस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्लियर होगी बात। जिम ओनेल ने ब्रिक शब्द दिया था, 2006 में ब्रिक बना था। पहली मीटिंग ब्रिक की जून 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को 2010 में जो था ज्वाइन किया था। क्लियर। साउथ अफ्रीका ने पहली ब्रिक्स सम्मेलन 2011 में अटेंड किया था और ब्रिक्स के अंदर ही एक बैंक काम करता है, दैट इज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट अगली न्यूज है अपॉइंटमेंट से। क्लियर। पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, इनको नया MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जो बैंक से या फाइनेंशियल किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता को MD एंड CEO बनाया गया है और ये बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। पहले पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता SBI के लिए काम करते थे, लेकिन अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO बने हैं।
इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई के अंदर, और इंडियन ओवरसीज बैंक की जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू ग्रो विथ। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से न्यूज है, नवीन ताहिलियान को अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा लाइफ इंश्योरेंस का, और ये रिप्लेस करेंगे ऋषि श्रीवास्तव को। क्लियर होगी बात? तो दो अपॉइंटमेंट याद रखनी है। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है कर्णम सेकार को। और दूसरा नवीन ताहिलियान, ये अपॉइंट किए गए हैं एमडी एंड सीईओ किसके? टाटा लाइफ इंश्योरेंस के। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की पहली ऐसी इंडस्ट्री बनी है जिसने 13 लाख करोड़ का एम कैप हासिल किया है। अब ये एम कैप क्या होता है? एम कैप जिसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो टोटल शेयर मार्केट की वैल्यू है वो आज के टाइम पे 13 लाख करोड़ रुपए हो गई है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और वर्ल्ड की 48th लार्जेस्ट कंपनी बनी है। इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 48th लार्जेस्ट कंपनी बनी है। देखिए एम कैप होता क्या है या मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें मैं समझा देता हूं। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है? जितने आपके टोटल शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वन शेयर, एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है, वन शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसे टोटल शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो जो टोटल अमाउंट आएगी इस टोटल अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एम कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्लियर होगी बात? एम कैप जो है 3 तरीके का होता है। नंबर 1 मिड कैप, नंबर 2 स्मॉल कैप, और नंबर 3 लार्ज कैप। ओके, अगर किसी कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है शेयर मार्केट के अंदर तो वो लार्ज कैप के अंदर आएगी। अगर किसी कंपनी की वैल्यू 2,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के बीच में है तो वो मिड कैप के अंदर आएगी, और अगर 2,000 करोड़ रुपए से कम की वैल्यू है शेयर मार्केट के अंदर तो वो स्मॉल कैप के अंदर आएगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भारत का एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? डीएसटी बोलते हैं। डीएसटी भारत का एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लस भारत का एक दूसरा डिपार्टमेंट है कॉल्ड फिक्की, FICCI, फिक्की जिसे बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, एक तरीके का ट्रेड से जुड़ा हुआ। क्लियर? तो भारत के 2 डिपार्टमेंट हो गए, एक तो हो गया डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक भारत का डिपार्टमेंट हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर? फिक्की जिसको हम लोग बोलते हैं। इन दोनों ने मिलके रशिया का एक डिपार्टमेंट है जो कॉल्ड फेज, FASIE, फेज, एक डिपार्टमेंट है रशिया का फेज, जिसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइजेस। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी एग्रीमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ये एग्रीमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी in partnership with Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry launched the India-Russia Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialization Program। भारत की तरफ से कौन सी 2 कंपनियां? डीएसटी प्लस फिक्की। ओके, और इन लोगों ने मिलके MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या एक तरीके का एग्रीमेंट किया है रशिया की फेस के साथ। और ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेकर है। अब ये एग्रीमेंट है क्या? बोथ एंटिटीज लॉन्च दिस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द फाउंडेशन ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइजेस ऑफ रशिया। क्लियर? द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद एम टू डेवलप एंड कनेक्ट इंडिया एंड रशिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप। यानी कि एक तरीके से अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे दोनों देशों के बीच में जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए,
उनको और बेहतर बनाने के लिए, और दोनों मिलके इस फील्ड के अंदर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ताकि टेक्नोलॉजी का शेयर किया जा सके। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा ऑफ्टन कभी कभार पता नहीं चलता कि सर इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, इन हुज पार्टनरशिप DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च इंडिया रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम। DST ने किसके साथ पार्टनरशिप में इंडिया रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है DST ने किसके साथ? फिक्की के साथ मिलकर। फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके जो चेयरमैन है वो है मोनिका पटनायक। मोनिका पटनायक। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर का बैंक है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इन्होंने भारत की GDP का फोरकास्ट किया है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने मेरी इकोनॉमी की वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने GDP होती क्या है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जो GDP है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है? 6% रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट, भारत के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम है एम्स नागपुर, IIT नागपुर एंड IIT जोधपुर। इन तीनों ने मिलकर एक स्मार्ट रिस्ट बैंड जो है लॉन्च करी है, जो कोविड-19 के पॉजिटिव के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रैक करने में हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, विच इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड स्मार्ट रिस्ट बैंड टू ट्रैक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ने मिलकर ये रिस्ट बैंड लॉन्च करी है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हुआ तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।